नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले उन तमाम छात्रों के लिए री एग्ज़ामिनेशन जो है अगस्त में होने वाला है, जिसके लिए एक टेंटेटिव डेट दिया गया है। तो आपके इस परीक्षा की प्रैक्टिस को लेकर हम यहाँ पे लगातार आज 7वां सेट लेकर आए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है घटना चक्र, पूर्वालोकन और स्पीडी करंट अफेयर बुक से संबंधित प्रश्नों को लेकर किया जा रहा है। 100 क्वेश्चन का ये सेट पूरा तैयार किया जा रहा है। इस 100 एमसीक्यूज में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए ताकि मुझे भी पता लग सके कि आप लोग कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं। और ये मैं अपने लिए नहीं, आपके खुद के जजमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जो है अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाए। तो रोज़ सुबह 9 बजे ये प्रैक्टिस सेट आप देखें और ये आज का 7वां सेट है जहाँ पे हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत इतिहास से कुछ आंदोलनों के बारे में, भारतीय भूगोल से अपवाह तंत्रों के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था से नागरिकता और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, और रसायन विज्ञान, बिहार स्पेशल में आज हमारा जो टॉपिक होगा इतिहास और संस्कृति से होगा और बिहार के करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको बताना होगा यहाँ पे। जी हाँ, गोदावरी जो है जी दक्षिण की गंगा भी कही जाती है और इसकी सहायक नदियाँ वर्धा, पर्णहिता, इंद्रावती और पूर्णा, ये चारों हैं। तो ऑल ऑफ एबव आंसर ई कर सकते हैं यहाँ पे, जिसका उत्तर ई आ रहा बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे आंसर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल के बारे में पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले यानी प्रवर्जन करने वाले, है ना, प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को यहाँ पे नागरिकता का अधिकार है। तो आर्टिकल 6 के तहत अपडेट की गई है। आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पे। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? कृष्णा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो आपको याद रखना होगा कृष्णा जल विवाद की शुरुआत हैदराबाद और मैसूर राज्य के बीच हुई थी उस समय, है ना, और बाद में यह महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जारी है। और विवाद के बाद कृष्णा जल विवाद जो न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना एक की गई 1969 में, जिसके अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 से बनाया गया था और उसके अनुरूप इसको लाया गया था। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? कौन जो है इनमें से जल और वाष्प से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो बिल्कुल आंसर कर लेंगे यहाँ पे अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, लीड भी नहीं करता है, नहीं कॉपर करता है, नहीं सिल्वर, नहीं गोल्ड। ठीक है, तो आंसर ऑल कर सकते हैं यहाँ पे। आंसर हमारा ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा उत्तर सही है। प्रश्न बीपीएससी की परीक्षा में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस तरह से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको ई वाले ऑप्शन पे भी फोकस रखना होगा ताकि आप जो है स्कोर अच्छा कर सकें। निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो दोस्तों सोना जो है, गोल्ड जो है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करें। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप, ध्यान रखेंगे, सड़क के प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश जो है वो एक वर्णी होता है यानी कि फोकस्ड होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो लाइट लगी होती हैं, रोड लाइट वगैरह लगी होती हैं, तो जैसे ही इनका लाइट जो पड़ता है एकदम एक सीधी रेखा में पड़ता है ना, वो ध्यान रखिए सड़क पर सारी चीज़ें सब दिख सके इसलिए। और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त भी ये नहीं होते हैं, तो ये चमकदार रोशनी भी देते हैं, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क में उपयोग होता है। तो आंसर डी कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का समापन रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन में बीटिंग स्ट्रीट के साथ कब हुआ?
बिल्कुल डेट याद रखिएगा दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर जहाँ राष्ट्रपति भवन है उसमें बीटिंग ट्रीट जो है ये बैठक हुई थी। आंसर कर लेंगे डी रायसीना। दोस्तों आपको बता दें रायसीना हिल्स जो है नई दिल्ली में है और ये एक आधिकारिक आवास है राष्ट्रपति का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI नामक पहल शुरू की घोषणा की है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा SS इंडिया यानी कि SS इंडिया यानी कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो है नामक एक पहल शुरू की गई है। और आपको बता दें कि गूगल ने छोटे शहरों को स्टार्टअप को मदद करने हेतु और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है। कंपनी ने स्टार्टअप को चुनौतियां दी है, निपटाने लायक जितने भी तथ्य हैं स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल की शुरुआत करके यह घोषणा की थी। तो आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे, गूगल इज़ द करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? बिल्कुल ये हमें संसद से प्राप्त होता है, तो आप उत्तर यहाँ पे सी कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों 10 पे। हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जी हाँ, नोट कर सकते हैं। अपने सवाल को आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तरुण मजूमदार जो है फिल्मों से संबंधित हैं और वो फिल्म के निर्देशन किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी फिल्म जो है और उनका उम्र जो है यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने वर्षीय थे, तो 92 ईयर्स ओल्ड थे वो तरुण मजूमदार, जिनके जीवन काल में जो है स्मृति टुकुटक, श्रीमान, पृथ्वीराज, कुहेली, बालिका बधू जैसे कई तमाम लोकप्रिय बंगाली फिल्में भी इन्होंने बनाई है। तो वो याद रखेंगे, आंसर कर लीजिएगा। फिल्म निर्देशन थे यानी कि डायरेक्टर थे। अगले सवाल पे चलते हैं। 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुए स्टैंड अप इंडिया में अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमी इकाई की स्थापना हेतु कितना ऋण दिया जाएगा? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 10 लाख से 1 करोड़। आंसर क्या कर लेंगे? बी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए जो है स्टार्टअप इंडिया को लेकर 2016 में प्रारंभ हुए स्टैंड अप इंडिया में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के उद्यमी इकाई को लेकर यानी कि उनके उत्थान को लेकर ये चीज़ें हैं। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में ये बैंक लोन की सुविधा मिलने जा रही है। ठीक है, तो ऋण की ये सुविधा है जो कि दी जाएगी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, आंसर करेंगे। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष के रूप में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? बिल्कुल याद रखेंगे, सन 1950 इज़ द करेक्ट आंसर। 24 जनवरी ये डेट याद रखिएगा, है ना, 24 जनवरी सन 1950। और फिर जी हाँ अपनाया गया था, ये हिंदुस्तान का राष्ट्रगान होगा। और 26 जनवरी 1950 को जी हाँ राष्ट्रगान के रूप में इसको गणतंत्र दिवस पे गाया भी गया। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। मोनाज़ाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल याद रखेंगे, थोरियम इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। मोनाज़ाइट जो है एक लाल खाकी रंग का फॉस्फेट खनिज होता है जो कि दुर्लभ मृदा में पाया जाता है, यानी कि जो रेयर अर्थ होते हैं एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं। और ये जो है अक्सर आपको छोटे क्रिस्टल में देखने को मिल सकता है जो किसी भी रेत, मिट्टी या अन्य पत्थरों में ये पाए जाते हैं। थोरियम, लैथनम, सीरियम तत्वों जितने भी हैं उपलब्ध करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज माने जाते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोनाज़ाइट अयस्क है इसका थोरियम। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु में से आता है। तो आंसर यहाँ पे हम सी कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 24 कैरेट का होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें कि 99.9% जो है वो शुद्धता होती है सोने की।
और 22 कैरेट जब सोने की बात होती है, 22 कैरेट सोने की जब भी बात होगी उसमें 91% जो है आपका, ठीक है, वहाँ पे सोना उसमें शुद्ध माना जाता है और 9% भाग जो है अलग धातुओं को उसमें मिश्रित किया जाता है, जिसमें कि जिंक भी शामिल होता है और तांबा भी शामिल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, 16 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गटगरी विद्रोह का केंद्र था? बिल्कुल याद रखेंगे, गटगरी विद्रोह जो है संबंधित है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से संबंधित है और ये कोल्हापुर से संबंधित है। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, सामानगढ़ और कोल्हापुर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 2 क्षेत्र हैं जो कि गटगरी विद्रोह के लिए प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। 1844 के बाद यहाँ पे कोल्हापुर राज्य में एक प्रशासनिक पुनर्गठन का व्यवस्था भी किया गया, जो कि बहुत ही असंतोषजनक था और ये असंतोष उत्पन्न भी किया था। बेगार और प्रसन्न सम्मुख देखकर यहाँ पे गटगरियों ने यह विद्रोह कर दिया। जी हाँ, समनगढ़ और भूदरगढ़ के क्षेत्र में। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीशियम सिलिकेट इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अति मुलायम खनिज जो है जिसको कि हम लोग टाल्क कहते हैं, जिसको सोप स्टोन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सोप स्टोन कहते हैं, ये मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक है, आंसर डी कर लेंगे, इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। जी हाँ, इनमें ये 3 ए बी सी, तो आंसर यहाँ पे हम ई कर लेंगे, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट 19 पे। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं, चांदी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे, आंसर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बिल्कुल, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, और भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है हमें इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से मिली है, और भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ही मिलती जुलती है। तो ये भी ध्यान रखिए, दोनों भी चीज़ें समान है, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बिल्कुल, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, नोट कर लीजिएगा। कावेरी नदी, जी हाँ, जिसको हम लोग ताला कावेरी भी कहते हैं, इसका जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुई है। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे दोस्तों। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती की रासायनिक संरचना क्या है? इट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 लिख लीजिएगा, CaCO3 है ना, CaCO3 है इसका रासायनिक सूत्र, और यह सफ़ेद अघुलनशील पाउडर जैसा पदार्थ है जो कि प्राकृतिक के रूप में खनिज, चाक, संगमरमर, चूना पत्थर, कैल्साइट, गोले, मोती जैसी चीज़ों का निर्माण करता है। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर में बिहार में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा है? हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिहार में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 500 करोड़ रुपए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2022 को देश के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ कब किया गया? 26 जनवरी 2022 को देश में जो 73वां गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ है वो कब किया गया? बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है दोस्तों 23 जनवरी को, जिनके उपलक्ष्य में पहले
पहले के वर्षों में अगर देखा जाए तो 24 जनवरी को होता था ये एक्चुअली, है ना, लेकिन 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पे ये डेट जो है बदला गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है इस दिन, और ये इस दिन 73वें गणतंत्र दिवस का समारोह शुभारंभ किया गया था 23 जनवरी से ही। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे आंसर करेंगे। 25 जनवरी 2015 शुरू हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2015 से 20 तक कितने चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास करना था? तो ये जो स्मार्ट सिटी परियोजना आई थी भारत सरकार की, ये 25 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और इसके तहत कुल 100 शहरों को चुना गया था, जो कि यहाँ पे सेलेक्टेड सिटीज़ थी जिसको स्मार्ट सिटी बनाने के रूप में तैयार किया जाता। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 में इसको निर्धारित किया गया और 2019-20 तक ये कंप्लीट स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों। किस शासक को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है? किस शासक को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, धर्मपाल को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। धर्मपाल जो है दोस्तों बौद्ध धर्मावलंबी था, उन्हें काफ़ी मठ और बौद्ध विहार बनाए थे उन्होंने, इसलिए इनको जी हाँ परम सौगात कहा गया अभिलेखों में। ठीक है, वो एक उत्साही बौद्ध समर्थक भी था और उसको अपने लेखों में परम सौगात उपाधि भी मिली है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, सोडियम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर सकते हैं, सोडियम, Na से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे मित्रों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? जी हाँ, याद रखेंगे, और ये है कावेरी नदी के ऊपर शिव सुंदरम जो है जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और ये अगर क्वेश्चन पूछते कि कितना मीटर ऊंचाई से आता है तो 98 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो उपयोग है जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, पर इस पर स्थापित जो है जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह भी है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सन 1902 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पे आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? बिल्कुल ये न्याय का है प्रतीक दोस्तों। चक्र जो है हमारे जो फ्लैग में आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा जो 3 कलर है और इसमें जो चक्र है, इस चक्र को किसका प्रतीक कहा गया? ये 24 तिल्लियाँ होती हैं इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। ये न्याय का प्रतीक होता है। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर यह प्रायः चक्र देखा गया है बना हुआ। और अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है, ये इसको धर्म चक्र या अशोक चक्र भी कहते थे। धर्म चक्र का प्रतीक होता था उनका। और उदाहरण के लिए इसको सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख जो लॉयन कैपिटल है अशोक स्तंभ का, वहाँ पे विद्यमान इसको रखा गया है। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का उल्लेख किया था। बिल्कुल, आज़ादी का अमृत महोत्सव, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डी उत्तर कीजिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 73वां ही गणतंत्र दिवस है जिसको मनाने का उल्लेख किया है। और रामनाथ कोविंद जो कि हमारे तत्कालीन अभी राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने ये दिया था इसका टैग, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे दोस्तों। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य का किसका शासन था? तो ये कर्नाट राज्य था दोस्तों, याद रखेंगे। जी हाँ, ये शासन था नरसिम्हदेव का। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा नान्यदेव, ये लिख लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, है ना। और जो कर्नाट राज्य का शासन उस समय किसका था, जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, तो नरसिम्हदेव उस समय शासक हुआ करता था। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक कौन था?
देवपाल इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। धर्मपाल के बाद उसका जो पुत्र था, ये धर्मपाल के पुत्र हैं देवपाल, और ये गद्दी पर बैठा था। उसको अपने पिता के अनुसार जो विरासत मिली थी उसको विस्तार करना था, उसकी विस्तारवादी नीति अपनाई थी उसने। इसी को शासन में लेकर अरब यात्री भी यहाँ पे इसको अनुसरण किए, और सुलेमान आया उसके बाद, ठीक है, और उनके शासनकाल में, और मुंगेर को अपनी राजधानी इसने बनाया था। किसने? तो देवपाल ने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 33 पे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? बिल्कुल इट्स राइट आंसर जोड़ानाग, ठीक है, याद रखेंगे। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे, जी हाँ, जदोनाद या फिर जोड़ानाद कहते थे, वो मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी थे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे। निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? यानी कि बताना है इसमें कौन हल्की और भारी धातु का यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो लिथियम और ऑस्मियम, ठीक है, लिथियम अपने में सबसे हल्की धातु है, और ऑस्मियम है ना सबसे भारी धातु है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका सही है, आंसर बी कर लीजिएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। एक छात्र ने मैसेज भी किया था, कमेंट किया था कि भैया ऑस्मियम को यहाँ पे जो हमारा लुसेंट बुक है उसमें दिया गया सबसे भारी धातु, तो ये बिल्कुल सही है, ऑस्मियम एक भारी धातु होता है, लिख लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे दोस्तों। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो ये संपूर्ण भारत जो है एकल नागरिकता है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। 26 जनवरी 1950 को भारत में जो जन्म लिए हैं वो जन्म से भारतीय होंगे, वो उनकी नागरिकता होगी, ये ध्यान रखेंगे। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति, जन्म संविधान लागू होने या फिर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो जन्म से नागरिक होगा भारत का। और ये संपूर्ण भारत एकल नागरिकता है दोस्तों, याद रखेंगे, इसकी विशेषता नोट कर सकते हैं, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। सवाल नंबर 36। टाना भगत आंदोलन जतराव राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? टाना भगत आंदोलन याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये भारत कोश जो कि हमारा क्षेत्र था, टाना भगत है ना, टाना भगत कहते थे उसको, टाना भगत सन 1914 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे, और ये 1920 तक चला था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए। भारतीय राज्य बिहार का छोटा नागपुर का इलाका, जो कि वर्तमान में अभी झारखंड हो चुका है, वो आदिवासी समुदाय टाना भगत या फिर जतराऊ या फिर उरांव कहते थे, उरांव, अभी भी उरांव की जो जनजातियां हैं वहाँ पे हैं, निवास करती हैं झारखंड में। तो ये एगो आंदोलन के रहल जेह में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सत्याग्रह कर दिए थे, ठीक है। ये अहिंसक आंदोलन कई गईल है ऐसा बताया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 1914 से 1920 का दौर। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ जो है बहुत कठोर और बहुत तनय है? नाइक्रोम, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इन चार ऑप्शन में अगर देखें तो ऊष्मा यानी कि हीट का सबसे ज़्यादा चालक है दोस्तों, जी हाँ, पारा, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों, लोहा का सबसे अच्छा ऊष्मा का सबसे अच्छा जो है चालक होता है आपका पारा, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे दोस्तों, याद रखेंगे। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट पे, सी इज़ द करेक्ट आंसर, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 40 पे आंसर करेंगे। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए बैंकिंग सूचकांक 2022 समान श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को किस स्थान पर रखा गया? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 5 जुलाई 2022 को जारी एक NFSA के लिए बैंकिंग सूचकांक दिया गया, जो कि समान श्रेणियों के लिए राज्यों के दिया उड़ीसा को रखा गया प्रथम स्थान पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे।
निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, दादू मियाँ इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, जो कि कानपुर से संबंधित हैं और ये कानपुर विद्रोह के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, दादू मियाँ को यहाँ पे फराजी विद्रोह का नेता बनाया था इनको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे। माइका है, यह माइका जो है ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे। किस शासक ने अदोन्तपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? किस शासक ने अदोन्तपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था? तो आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, गोपाल इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे। 25 मार्च 2015 को शुरू हुए सागरमाला परियोजना के तहत किसका विकास किया जाएगा? सागरमाला परियोजना जो है संबंधित है बंदरगाहों से, और बंदरगाहों के निर्माण हेतु जहाँ एक परियोजना चलाएगी जो कि 25 मार्च 2015 को शुरू हुआ, जिसका नाम था सागरमाला परियोजना। आंसर ए कर सकते हैं यहाँ पे, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 45। हेनसोंग में पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में हुई है? हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 635 ईस्वी पूर्व, ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, ईस्वी है, पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। 635 ईस्वी में किया था हेनसोंग ने पाटलिपुत्र का यात्रा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, एक चीनी यात्री था हेनसोंग। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, वृक्षनुमा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है और यह प्रायः जो है बूढ़ी अवस्था में मिलती हैं। तो वृक्षनुमा है ये, याद रखिएगा, वृक्षनुमा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे, आंसर करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान है कि भारत जो है, भारत का नागरिक कौन होगा और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, और इसके अतिरिक्त आर्टिकल 11 में, है ना, आर्टिकल 11 में, वैसे तो 5 से 11 यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। आर्टिकल 11 में 11 के द्वारा संसद को भी भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लीजिएगा, उत्तर सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, गलत बात है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट के रूप में अवयव है, ये बात सही है यहाँ पे। तो कथन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में ना एक से ज़्यादा उत्तर भी सही हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि बोद्रो मिश्रण में सोडियम सल्फेट चूना होता है, ये गलत बात है। और जो सम्मिश्रणों में प्रयोग होता है दंत पूरक धातु के रूप में यशद मिश्रण को, ये गलत बात है। तो यहाँ पे सिर्फ कथन बी हमारा सही है, तो आप उत्तर बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, राजा जगन्नाथ इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इनके साथ जो है चुआर विद्रोह एक्चुअली हुआ क्या, कब था? तो 1809 ईस्वी में हुआ था, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया, जगन्नाथ सिंह नाम था। इनके साथ जो थे रघुनाथ महतो, दर्जन सिंह, सुबल सिंह, श्याम गंजम सिंह, रानी शिरोमणि और रघुनाथ सिंह, मंगल सिंह और अन्य जमींदार भी शामिल थे। इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। जी हाँ, इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। 1809 में शुरू हुआ, जगन्नाथ सिंह इसके नेतृत्व किए थे 1809 में। महतो, रघुनाथ
रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, सुबल सिंह, श्याम गंजम, रानी शिरोमणि और रघुनाथ सिंह और मंगल सिंह जी, इसमें अन्य जमींदार भी शामिल थे जो कि अलग अलग समय काल में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आंसर यहाँ पे आप सी कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, 10 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने और 11 दिसंबर 2019 को, है ना, पारित कर दिया गया था नागरिकता संशोधन बिल। जी हाँ, लोकसभा में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। तो 10 दिसंबर 2019 को ये लाया गया और राज्यसभा में पूछेगा तो ये राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को, मतलब एक दिन बाद इसको रखा गया, ठीक है, पारित किया गया, कर दिया गया। और 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी। चूँकि जो भी कानून बनता है लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इसको पारित करता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। कब बना? तो अब डेट लिखिए यहाँ पे, जिस उसका आंसर है वो है क्या, 10 जनवरी 2020। तो ये आंसर आपका सही होगा, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 51 पे। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह जो है एक जनजाति है दोस्तों। कोल क्या है? जाति है। और ये लोग जो हैं विद्रोह किए थे, इसके नेतृत्व कौन किया था? ये है दोस्तों बुद्धू भगत, है ना। तो बुद्धू भगत जो हैं इसके नेतृत्व किए थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 52 पे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? आंसर कर सकते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा से। झारखंड का ये विद्रोह है दोस्तों, उलगुलान विद्रोह, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 53 पे। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है? खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति जो है वो हमें कृषि लागत और मूल्य आयोग देता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 54 पे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। वघेरा विद्रोह कहाँ से संबंधित है? वघेरा विद्रोह जो है दोस्तों ये 1818 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओखा मंडल जो है, ओखा मंडल के बघेरा ने शुरू किया था। ये बघेरो जो है जाति होती है जिसने शुरू किया था, किसके लिए? तो अंग्रेजी शासन के विरोध में। कहाँ पे हुआ था? तो भाई बड़ौदा, गुजरात में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बड़ौदा गुजरात में हुआ था, ठीक है। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजों के खिलाफ ये सहायता से बघेरों के अधिकार को लेकर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जो कि ये विद्रोह शुरू हुआ 1818 ईस्वी में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 56 पे, आंसर करेंगे। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जब भाप गुजरती है ऊपर से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से, याद रखेंगे दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वाष्प से रिएक्शन करता है, कार्बन से भी रिएक्शन करेगा, और जो है लोहे से भी वाष्प जो है क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, लेकिन तांबे में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 57 पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में भी इंगित किया गया है, और आर्टिकल जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 के मध्य में इसको रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल पूछेगा तो, और भाग पूछा है तो भाग 2 में। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे दोस्तों। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, पोटेशियम इनमें से आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे। मिथिला या तिरहुत की कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो नन्यदेव, मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 60 पे। मगध किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक के पराजित किया था? तो मगध की किस शासक ने दिया? मगध की किस परवर्ती गुप्त शासक ने
जो कि मौखरी शासक को हराया था दोस्तों, कुमारगुप्त तृतीय थे वो। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते 61 पे। चर्चा में रहा बरोवा माइट क्या है? जी हाँ, चर्चा में काफ़ी रहा बरोवा माइट जो है एक परजीवी है, याद रखेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते 62 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वैसे लोगों की नागरिकता का अधिकार जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं और उसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, आर्टिकल आपका जो है 5 से लेकर 11 के बीच में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि नागरिकता का अधिकार जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं और उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 8 में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे नागरिकता अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था और इसको फिर एक बार सुधार किया गया अंतिम समय में 2019 में, ये आपको बता चुके हैं। सवाल नंबर 63 पे चलते हैं। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 64 पे चलते हैं। राजनंदगांव किस नदी बेसिन का भाग है? नर्मदा इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। यह नदी जो है उद्गम स्थल 40 किलोमीटर की दूरी तक है, उसके उत्तर में बहकर जो है सीमा पूर्व के क्षेत्रों में जाती है और शिवरी नारायण के निकट यह महानदी में विलीन भी हो जाती है। नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसका जो किलोमीटर पूछ लेगा कि राजनंदगांव का जिला जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 384 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है दुर्ग तक। ठीक है, अपवाह क्षेत्र कहते हैं इसको। सवाल नंबर 65 पे चलते हैं दोस्तों। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है वो उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा, झारखंड से संबंधित हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 66 दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब की जाती है? बिहार पंचायत 2021 की अधिसूचना कब की गई है? यहाँ पे यार जाति की गई, ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे 24 अगस्त 2021 को। 24 अगस्त 2021 को याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते 67 पे। भारत का एक नागरिक अपने नागरिकता खो दे यदि, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, एक तो ये बात हो गई, और स्वेच्छा से अपने अनुसार अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो डी, यानी कि बी और डी जो है यहाँ पे कथन सत्य है, तो ई उत्तर हमारा हो जाएगा, एक से ज़्यादा उत्तर सही, तो ई इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 68 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र से घटित हुई? तो देखिए, महाराष्ट्र की सबसे बड़ा विद्रोह है दोस्तों भील विद्रोह। भील जो है एक जनजाति है जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी है, जो कि इसका जो विद्रोह हुआ था 1812 ईस्वी में ही हुआ था और ये 1819 ईस्वी तक चला था। ठीक है, खानदेश महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कृषि के संबंधित कष्टों और उनकी नई सरकार के डर के कारण विद्रोह किया था। ठीक है, 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन्हें पिनो जो है इनको फिर से पुनः विद्रोह कर दिया गया था, इसको भील विद्रोह को। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 69 पे दोस्तों। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नालंदा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 70 पे, अब आंसर कर लीजिएगा फटाफट यहाँ पे। नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदी किन दो नदियों को जोड़ने का काम 16 दिसंबर 2015 को पूरा किया गया? तो गोदावरी और कृष्णा इज़ द राइट आंसर। विवादित नदियों में से कृष्णा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे दोस्तों। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? किस शासक के शासनकाल के दौरान शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? देवपाल इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, 450 से लेकर 470 ईस्वी का दौर था, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 72 पे दोस्तों। चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा में एक समाचार पत्र है? असमिया इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। असमिया भाषा एक समाचार पत्र यानी कि अखबार है। सवाल नंबर 73 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया?
USA इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत यहाँ पर है। जी हाँ, USA के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पे। बिहार का वह प्रखंड जहाँ की सभी 8 पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी हैं। बिल्कुल, 8 पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी है, वो है सरमेरा प्रखंड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस पे। सवाल नंबर 75 पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौर होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो आंसर कर लीजिएगा, पटना था वहाबी केंद्र का मुख्य। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 76। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती का मुख्य अवयव है दोस्तों एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है? कावेरी नदी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कावेरी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सबसे बड़ा जलप्रपात जो बनता है वो कावेरी नदी पर ही बनता है, तो डी हमारा उत्तर सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। मगध की किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट या हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवित गुप्त। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से एग्जैक्टली। सवाल नंबर चलते हैं 79 पे। किस शासक के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था? महिपाल। ए इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 993 यानी कि 993 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर हमला किया और उसके कब्जे में लिया, और 1994 ईस्वी में कदलूर है ना कंदलूर में चेर वंश का स्थापना किया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 80 पे। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान और महाअभियान के तहत देश में अब तक 3 करोड़ पंपिंग सेट को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाया जा रहा है। यह चलाने की योजना है। जी हाँ, आंसर कीजिएगा, सन 2022 में ही ये हो रहा है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 81 पे दोस्तों। बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए थे 3 मार्च सन 1900 को। ठीक है, वैसे आपको एक डेट और बता दें कि 4 फरवरी 1900 को जराई केला के रोगतो गांव में 7 मुंडाओं ने 500 रुपये इनाम का लालच देते हुए सोते हुए बिरसा मुंडा को खाट सहित बांधकर उठा लिया था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे 3 मार्च सन 1900 ईस्वी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 82 पे। 8 अगस्त 2017 को शुरू हुए शादी शगुन है ना शादी शगुन योजना का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को उच्च शिक्षा देने का प्रोत्साहन है। तो आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। शादी शगुन परियोजना योजना है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि यहाँ पे सिख समुदाय हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, क्रिश्चियन हो गए, तो अल्प समुदाय है ये अल्पसंख्यक, उनकी लड़कियों की उच्च शिक्षा को लेकर यह प्रोत्साहन होना इसको तय किया गया 8 अगस्त 2017 को। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 84। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू किया गया था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों कर्नाटक राज्य में, जी 18 फरवरी 2016, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्लुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व किया था केरला में। इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, वेलुथम्पी दलवा जो है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई, जिस तलवार का इस्तेमाल किया था वह लगभग 150 वर्ष पुराना था, और किलिमनूर शाही परिवार का वो तलवार था जो कि 1957 के दौरान में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शाही परिवार के रूप में एक सदस्य का द्वारा उनको प्रस्तुत भी किया गया था वो तलवार।
वेलुथम्पी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 पे। अमरकंटक कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकली है रेवा, नर्मदा, सोन और महानदी। याद रखेंगे दोस्तों, अमरकंटक से निकली है रेवा, रेवा यानी कि नदी, तो ये है नर्मदा, सोन जो कि बिहार में आती है, और महानदी, जी हाँ दोस्तों, जो कि उड़ीसा तक जाते ख़त्म होती है बंगाल की खाड़ी में। सोन जो है बिहार में आती है और फिर गंगा में ही मिल जाती है, और नर्मदा जो कि यहाँ पे गुजरात में जाके अरब सागर के खाड़ी में गिरती है। सवाल नंबर चलते हैं 87 पे दोस्तों। खनिज क्या है? तो ये एक अकार्बनिक ठोस होते हैं खनिज, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे दोस्तों। यहाँ पे सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? हीरा, जी हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार के अध्ययन के लिए एक कोषांग का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य ने? तो बिहार राज्य ने, जी हाँ, अध्ययन के क्षेत्र को लेकर एक कोषांग का गठन किया है। आंसर ए कर लेंगे। सवाल नंबर 90 पे चलते हैं। बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों का उतार चढ़ाव उत्पादक और उपभोक्ता के हित संरक्षण हेतु कौन सी योजना लाया गया? बिल्कुल, ऑपरेशन ग्रीन, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 91 पे। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 24 दिसंबर 1899 को यह विरसा पंथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, इसलिए उसको याद रखिएगा। और 5 जनवरी 1900 में, है ना, इस मुंडा जो मंडल अंचल था इसका विरोध जो है इसी की चिंगारी फैल चुकी थी। फिलहाल 92 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरओ की कुल संख्या कितनी है? आरओ यानी कि उनकी जो तिल्लियाँ होती हैं वो टोटल 24 हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे। वेल्लोर का विद्रोह, याद रखेंगे, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सर जॉर्ज वॉरलो, याद रखेंगे दोस्तों। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 94। हाल ही में किसे दक्षिण सूडान ने यूएन मिशन यूनमिस का नाम सेंड कमांडर नियुक्त किया है? हाल ही में किससे दक्षिण सूडान ने यूएन मिशन यूनमिस का नाम सेंड कमांडर नियुक्त किया है? तो वो है मोहन सुब्रमण्यम। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहन सुब्रमण्यम, जिनको कि दक्षिण सूडान के लिए यूएन मिशन, याद रखेंगे दोस्तों, यूएन मिशन, जिसका नाम है यूएन मिश, इसको यूएन मिश के नाम से जान रहे हैं हम लोग, उनमिश का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है दोस्तों लेफ्टिनेंट मोहन सुब्रमण्यम को। सवाल नंबर 95। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879, नोट कर सकते हैं दोस्तों। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 96 पे। प्रायद्वीपीय भाग की कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर से बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं? तो भाई इसमें से आंसर कर लीजिएगा आप लोग। जी हाँ, महानदी जो कि अमरकंटक से निकली है, गोदावरी नदी जो कि दक्षिण गंगा कही जाती है, कृष्णा दक्षिण भारत की एक नदी है दोस्तों, और कावेरी भी। तो ये चारों नदियाँ जो हैं दोस्तों जो है कहाँ गिरती हैं? जाके बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर ई कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा उत्तर सही है। सवाल नंबर 97। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण के एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ है? तो आंसर कीजिएगा पाल युग के दौरान। डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातुओं के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2882 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जी हाँ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक समरूपण के लिए धातुओं के तत्वों के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 99। दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सी गोदावरी। सवाल नंबर 100। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था?
तो मगध के क्षेत्र को कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इस सेट का जो पीडीएफ है आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है वाईटी एजुकेशन पे। आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें और खुद से एक बार सेट ज़रूर लगाएं। लेकिन आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।